गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर्स में अपन ने साइन की फिजिकल इम्पोर्टेंस की बात की थी कि साइन के इम्पोर्टेंस को अपन दो रूपों के अंदर मान सकते हैं, पहले निर्धारण कर सकते हैं। पहला था आवेश अभ्र या आवेश घनत्व, जिसमें अपन ने साइन स्क्वायर के रूप में उसकी व्याख्या की थी या साइन साइन स्टार के रूप में व्याख्या की थी कि साइन स्क्वायर का मान ही किसी भी नाभिक के चारों ओर किसी भी बिंदु पर उसके आवेश घनत्व का या फिर ऋण आवेश ग्रहण किए हुए इलेक्ट्रॉन के संख्या के मान को बताता है या इंगित करता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है प्रायिकता व्याख्या या प्रायिकता घनत्व व्याख्या। यह साइन स्क्वायर का दूसरा निर्धारण है जिसे बोर्ड तथा हाइजेनबर्ग की सहायता से निर्धारित किया। इसके अनुसार साइन का वर्ग साइन स्क्वायर कण का घनत्व या आवेश घनत्व का ही माप नहीं है, अपितु यह नाभिक के चारों ओर किसी विशेष ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन की किसी क्षण किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता को भी व्यक्त करता है। ठीक है, तो बोर्ड तथा हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट का यूज करके उसने ये बताया था कि साइन स्क्वायर केवल आवेश घनत्व को ही नहीं बताता, लेकिन नाभिक के चारों ओर किसी भी विशेष ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की किसी विशेष क्षण किसी विशेष समय पर या विशेष स्थिति पर उसकी होने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। जिस प्रकार प्रकाश तरंगों में किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता उस स्थान पर पाए जाने वाले फोटोन की प्रायिकता के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार प्रकाश तरंगों में किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता प्रकाश तरंग के आयाम के समानुपाती होती है, ठीक उसी प्रकार साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर क्या, इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम का वर्ग, ठीक है, उस किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का माप है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक प्रकार से प्रायिकता घनत्व है। किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो बोर्ड ने अपने कंसेप्ट के अंदर एक किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स थे, किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता के लिए एक सूत्र दिया था वो क्या था कि P बराबर साइन एक्स वाई जेड और साइन स्टार एक्स वाई जेड, जहाँ साइन स्टार क्या था, साइन का जटिल संयुग्म। चूंकि साई का मान अधिक कल्पित होता है, अतः इसको वास्तविक मान में बदलने के लिए इसके जटिल संयोग में साइन स्टार से गुणा किया जाता है। ठीक है, अपन ने देखा था कि भौतिक इंपॉर्टेंस के अंदर फिजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर देखा था कि साई का मान क्या था, काल्पनिक था, वास्तविक नहीं था। ठीक है, अतः साई के काल्पनिक मान को वास्तविकता में बदलने के लिए एक अदर जटिल संयोग में साइन स्टार से इससे गुणा किया जाता है, जहाँ जैसे साई बराबर ए प्लस आई बी, ठीक है, और आई के वैल्यू क्या है यहाँ पर √-1। ठीक है, तो समीकरण में आई का मान रखें तो क्या होगा, साइन स्टार बराबर -a-ib। ठीक है, दोनों का गुणा करें तो क्या होगा, साइन स्टार बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इस प्रकार दोनों का गुणनफल धनात्मक राशि होगी। ठीक है, जबकि अगर अपन केवल साई की बात करें तो किस में आ रहा था, नेगेटिव के अंदर, मतलब काल्पनिक राशि के बराबर आता है, नेगेटिव के रूप में आता है। और अगर अपन यहीं अगर इसको साइन स्टार से गुणा कर दें, ठीक है, तो एक धनात्मक राशि पॉजिटिव राशि के फॉर्म के अंदर में मिलता है जो कि काल्पनिक नहीं है। अतः हम अधिकल्पित राशि को वास्तविक राशि में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए व बी क्या है, वास्तविक राशियां हैं। इस प्रकार तरंग फलन साइन तथा साइन स्टार को गुणा करने पर स्थिति प्रायिकता घनत्व का मान प्राप्त होता है। ठीक है, स्थिति प्रायिकता घनत्व का मान कैसे प्राप्त होता है, देखते हैं कि पी आर टी बराबर साइन साइन स्टार, या फिर अपन साइन साइन स्टार को साइन स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः किसी अत्यंत अल्प आयतन अवयव डी एक्स डी वाई डी जेड या फिर डी अनंत में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, साइन स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड के समानुपाती होती है, जहाँ डी है जेड नाभिक के चारों एक छोटा सा आयतन होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को साइन के साथ नहीं जोड़ा गया, अपितु साइन स्क्वायर के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि साइन के मान काल्पनिक तथा ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जबकि
साई स्क्वायर के मान वास्तविक व धनात्मक व शून्य होते हैं। सोंडिजर के सामने यह समस्या थी कि इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का निर्धारण कैसे किया जाए। ये समस्या साई स्क्वायर के मान के द्वारा हल हो गई। ठीक है, सोंडिजर ने जब केवल साई के मान की व्याख्या की तो उसके मान नेगेटिव प्राप्त हुए, जो कि पॉसिबल नहीं थे वास्तविक रूप से व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तब सोंडिजर ने साई की व्याख्या साई स्क्वायर के रूप में की थी। इसलिए साई की व्याख्या साई स्क्वायर के रूप में ज़्यादा सार्थक मानी गई है, क्योंकि साई स्क्वायर के जो मान होते हैं वो वास्तविक और धनात्मक व शून्य होते हैं, जो कि एक वास्तविक राशि होने की व्याख्या करता है। लेकिन साई के जो मान थे वह काल्पनिक और ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो साई के मान थे वो काल्पनिक और ऋणात्मक थे, लेकिन इसलिए उसकी व्याख्या वास्तविकता के रूप में नहीं की जा सकती थी। इसलिए साई की व्याख्या जो है वो साई स्क्वायर के रूप में की जाती है। सोंडिजर के सामने ये समस्या जब जब साइन स्क्वायर तथा यू के बीच में एक कर्व खींचते हैं तो निम्न प्रकार प्राप्त होता है, जिसके द्वारा परमाणु कक्षकों के आकार का निर्धारण संभव हो सकता है। ठीक है, अगर अपन साइन स्क्वायर और आर के बीच में अगर यह की ग्राफ खींचे तो क्या होगा, एक ढाल के रूप में हमें ग्राफ मिलता है, जहाँ आर स्क्वायर गामा स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, और गामा क्या है, नाभिक से विभिन्न विभिन्न दूरियां। ठीक है, अब है साई के गुण। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एक साई की। पहला है सुव्यवस्थित तरंग फलन, मतलब वेल बिहेव वेव फंक्शन, और स्वीकार्य तरंग फलन एक्सेप्टेड वेव फंक्शन के रूप में। परमाणु में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई के सुव्यवस्थित तथा स्वीकार्य मान होने चाहिए, अर्थात सुव्यवहारित तरंग फलन या स्वीकार्य तरंग फलन होने पर ही सोंडिजर जैसे द्वितीय कोटि के अवकलन समीकरण को हल किया जा सकता है। अतः सुव्यवहारित तरंग फलन को निम्न शर्तों की पालना करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर अपन वेल बिहेव वेव फंक्शंस की बात करें या फिर एक्सेप्टेड वेव फंक्शंस की बात करें, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है किसी भी साई के लिए जो अगर होगी तो निम्न कंडीशंस को उसके लिए अप्लाइड होना जरूरी है। क्या क्या कंडीशंस थी कि तरंग फलन वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, ये जटिल या सम्मिश्र भी हो सकता है। ठीक है, साई का मान प्रत्येक बिंदु पर सीमित या परिमित या फाइनाइट होना चाहिए। यदि किसी बिंदु पर साई के मान अपरिमित इन्फिनिटी हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता हो जाएगी, जो कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चय सिद्धांत तथा प्रायिकता सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, साई का मान प्रत्येक बिंदु पर सीमित या परिमित होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी अगर अपन बिंदु पर अगर साई का मान इन्फिनिटी होगा तो ये क्या होगा, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनेस कंसेप्ट तथा प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट के क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। और अगर अपन बीच में ग्राफ प्लॉट करें साई तथा एक्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन एक्स क्या है, जब पाए जाने की प्रायिकता के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, देखिए साइन यहाँ पर परिमित कंडीशन में है। इस कंडीशन में देखिए साइन है जो कि ढाल एक वेव के फॉर्म के अंदर ग्राफ मिलता है, और तीसरे कंडीशंस के अंदर दो तरह के हमें ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, जो कि अपरिमित होने के तीसरा जो ग्राफ है वो साई के अपरिमित, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी के रूप में मिलती है। इस प्रकार तरंग फलन साई का मान किसी बिंदु पर ना तो अपरिमित होना चाहिए और ना ही निर्देशांकों के सभी बिंदुओं पर शून्य होना चाहिए। किसी बंद निकाय के लिए साई का अनंत दूरी का मान शून्य होना चाहिए। यदि साई एक जटिल फलन हो तब साई साई स्टार का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हो रही है कि एक वेल बिहेवियर और एक्सेप्टेड वेव फंक्शंस के तौर पर साई को कौन कौन सी वे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाइड होनी चाहिए। साई का मान सतत होना चाहिए। ठीक है, एक असतत तरंग फलन से स्वीकार्य योग्य स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि उस स्थिति में जो व्युत्पन्न होता है वो परिमित नहीं होगा, जो कि प्रथम गुण के क्या होगा, विपरीत होता है। ठीक है, साई का मान कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो अगर फॉर्मूला ड्राइव होगा वो क्या होगा, परिमित नहीं होगा। ठीक है, और परिमित फॉर्मूला परिमित ही मतलब जो इन्फिनिटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इन्फिनिटी वैल्यू के अलावा जो वैल्यूज है एक फिक्स अमाउंट के अंदर जो वैल्यूज होगी वही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इस कंडीशंस के अंदर अगर अपन ग्राफ देखें तो तीन टाइप्स के अपन को ग्राफ मिलते हैं।
यह इसलिए आवश्यक है कि तरंग समीकरण के उचित हलों को चुनने में सहायता मिलती है। एक मापी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए साई की त्रिविमीय आकाश में, ठीक है, थ्री डायगोनल क्लाउड्स में, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो क्लाउड है, किसी भी बिंदु पर साई का एक ही मान होना चाहिए, तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक ही मान आना चाहिए, अर्थात तरंग फलन एक मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई और जेड के अंदर तीनों के जो कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो साई की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आनी चाहिए, ठीक है। त्रिविम आकाश में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना निश्चित रूप से किसी भी एक ही स्थान पर होगी, अर्थात किसी भी बिंदु पर साई का केवल एक ही मान होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन साई के एक ही मान की बात करें तो इस टाइप्स का हमें कोई ग्राफ देखने को मिलता है, और साई के एक ही बिंदु पर अनेक मानों की बात करें तो कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिलता है, अर्थात तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो वैल्यूज होगी वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तरंग फलन एक मान ही नहीं होगा तो मतलब एक मान नहीं होगा तो एक ही समय में एक ही बिंदु पर प्रायिकता के मानों की संख्या एक न होकर एक से अधिक हो जाएगी। यह इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता केवल एक ही मान होता है, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट के अंदर अगर अपन इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की बात करें तो उसका मान तो एक होगा। ऐसा नहीं होता है कि प्रायिकता के मान को भी अपन एक से ज़्यादा लिख सकते हैं, प्रायिकता का मान केवल एक होना चाहिए। साई का मान सामान्यकृत होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मलाइज होना चाहिए, अतः साई का परम मान इस प्रकार हो कि यह निम्न दशा को संतुष्ट कर सके, ठीक है। मतलब साई की अगर वैल्यू की बात करें कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू एक के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर फाई साई और डी की बात, ई जेड की बात करें तो क्या होनी चाहिए, एक के बराबर होनी चाहिए। जहाँ सूक्ष्म आयतन अवयव हैं, ठीक है, डी एप्सिलॉन क्या है, सूक्ष्म आयतन अवयव है, ठीक है, और साइन स्टार है साई का सम्मिश्र संयुग्म। जब साई का मान काल्पनिक होता है तो उसको एक जटिल संयुग्मी से गुणा करते हैं ताकि मान वास्तविक प्राप्त हो, ठीक है। अब अपन ने पहले देखा था कि साइन के काल्पनिक मान को वास्तविकता में बदलने के लिए अपन साइन स्टार से गुणा करते हैं, और फाई यहाँ पर किया है, यह संपूर्ण स्पेस का समाकलन व्यक्त करता है। इस प्रकार वे तरंग फलन स्वीकार्य होते हैं जो उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करते हैं, जैसा कि निम्न चित्र से स्पष्ट है, ठीक है। केवल वे ही तरंग फलन एक्सेप्टेबल होंगे जो अपन ने कंडीशंस पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जब साई पर ये सीमाएं लगाई जाती हैं तो ऊर्जा ई के निश्चित मानों के लिए ही तरंग समीकरण का हल संभव है, ठीक है। यह अनुमत ऊर्जा ई को आइगेन मान तथा उसके अंदर उसके संगत जो फलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आइगेन फलन के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोंडिजर तरंग समीकरण का महत्व तथा सीमाएं, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।